तो ये प्ले लुक बैक इन एंगर इतना ज़रूरी इसलिए वर्ल्ड वॉर 2 के बाद में जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, उसके बाद सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, उसके बाद में ब्रिटिश थिएटर में एक बड़ा बदलाव आया था। मैं सिर्फ ब्रिटिश थिएटर की बात नहीं करूँगा, ब्रिटिश नोवेल्स में भी बहुत बड़ा बदलाव आया था, ब्रिटिश फिल्म्स में भी बहुत बड़ा बदलाव आया था। और ब्रिटेन की बात कर रहा हूँ मैं, पूरे वर्ल्ड की बात नहीं कर रहा। लेकिन ये ड्रामा एक बहुत ही सिग्निफिकेंट लैंडमार्क है उस बदलाव का। इसके थ्रू वो बदलाव आया था। ऐसे ही बहुत सारे ड्रामास थे। देखो 1945 में वॉर ख़त्म होने के बाद में ब्रिटेन की सबसे बड़ी चुनौती थी अपने बर्बाद हुए इंफ्रास्ट्रक्चर को रीबिल्ड करना। जैसे जर्मन लोगों ने उन पर जब बॉम्बिंग की थी, सब खराब हो गया था, सड़कें, रेलवे, फिर से उन्हें खड़ा करना था, इकोनॉमी खड़ी करनी थी जो बर्बाद हो गई थी। तो कुछ एजुकेशन एक्ट आए थे। दरअसल 1944 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक नया बिल पास किया जिसमें स्कूल की पढ़ाई मतलब सेकेंडरी एजुकेशन सबके लिए फ्री हो गई। मतलब हम लोग अब वर्किंग क्लास को भी एजुकेट करेंगे। वर्किंग क्लास इंसान भी एजुकेट होने लगा। एजुकेट हो गया, लेकिन पूरा फ़ायदा कहाँ मिला उसे एजुकेट होने का? काम ही नहीं था उसके लिए। तो ये एक प्रॉब्लम थी। तो इन पर लिखने वाले राइटर्स भी पैदा हो गए। प्रॉब्लम कैसे हुई मैं आपको आगे बताऊंगा। जब वर्किंग क्लास लोगों को एजुकेट किया जाएगा तो वो वाइट कॉलर जॉब ढूंढेंगे, ठीक है ना? वो थोड़ी जाकर फैक्ट्रीज में काम करेंगे। ये जॉन ऑसबर्न जो थे, इन्होंने ये एक आवाज़ बन गए इन वर्किंग क्लास लोगों की। फिल्म बनाने वाले फिल्म मेकर्स भी पैदा हो गए, ऐसी फिल्में भी बनी। तो 1950s और 60s के टाइम पर ये 10 सालों में ब्रिटेन के वर्किंग क्लास लोगों में एक गुस्सा, एक फ्रस्ट्रेशन पैदा हो गई। जॉन ऑसबॉर्न तो सिर्फ एक नाम है, बर्नार्ड कॉप्स, आर्नोल्ड वेस्कर और जॉन एडन, ये कुछ और नाम है किचन सिंक ड्रामा लिखने में। देखो, बर्नार्ड ने लिखा था द हैमलेट ऑफ स्टेपनी ग्रीन, आर्नोल्ड ने लिखा था किचन सूप विद बार्ले। आपने ज़रूर नाम सुना होगा। ये भी किचन सिंक ड्रामा का एक एग्जाम्पल है। ये किचन सिंक ड्रामा होते क्या थे? इस टाइप के ड्रामाज होते थे जो वर्किंग क्लास लोगों की लाइफ दिखाते थे, जो 1950s और 60s के टाइम पर थी फ्रस्ट्रेटेड कि ब्रिटेन के इस नए समाज में, वॉर के बाद के समाज में, ये लोग अपनी जगह नहीं ढूंढ पा रहे हैं। मैंने आपको बताया 1944 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक नया बिल पास किया था जिसमें स्कूल की पढ़ाई मतलब सेकेंडरी एजुकेशन सबके लिए फ्री हो गई थी। इसका मतलब वर्किंग क्लास लोग भी इतने एजुकेट हो गए थे कि अपनी लाइफ के बारे में लिख सके। ऑसबॉर्न ऐसे ही लोगों में से थे। वो लोग अपनी क्लास बदलकर एजुकेट होकर वर्किंग क्लास लोगों में से मिडिल क्लास लोगों में आने लगे। जब लोग अपनी क्लास बदलते हैं तो उसको क्लास मोबिलिटी कहा जाता है। इसको नोट कर लेना। तो यहाँ पर एक ये जो प्ले है लुक बैक इन एंगर, इसमें एक फेमस कैरेक्टर है जिमी पॉटर, जो प्रोटैगनिस्ट है इस प्ले का। एक फेमस कैरेक्टर है जो वर्किंग क्लास से है, अच्छी एजुकेशन ले चुका है। इस एजुकेशन का कोई सॉलिड रिजल्ट नहीं मिला उसे लाइफ में। उसकी वाइफ जो है अपर क्लास से है, उसकी शादी हुई एक अपर क्लास लड़की से, तो उससे लड़ाई होती रहती है इसकी। दोनों कोशिश करते हैं रिश्ता संभालने की, लेकिन ऑडियंस को लगता है कि पॉसिबल ही नहीं है इनका रिश्ता संभल जाए। एक टेम्पररी समझौता होता है दोनों के बीच में, बार बार लड़ाइयाँ होती हैं। शायद फ्रस्ट्रेशन हो सकती है दोनों क्लास की, जो जॉन ऑसबॉर्न दिखाना चाहते हैं। दो क्लासेस जिनके बीच में झगड़ा होता रहता है, झगड़ा वापस होगा, बार होगा, ये टेम्पररी समझौता होता है दोनों के बीच में। देखो, जिम्मी का पॉइंट क्या है इस पूरे प्ले में कि एलिसन, उसकी बीवी में क्यूरियोसिटी नहीं है, जुनून नहीं है कुछ करने का। वो संतुष्ट कैसे है लाइफ को लेकर? शायद इसलिए क्योंकि वो अपर क्लास से है। पूरे प्ले में जिम्मी अपनी वाइफ से चाहता है कि पूरे प्ले में नहीं करती, लेकिन लास्ट में करती जब उसका बच्चा गिर जाता है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि क्या ये दर्द फील करने का कोई फायदा भी है? देखो, जिम्मी तो परेशान है अपनी लाइफ से। रोज सुबह उठता है, फ्रस्ट्रेशन फील करता है, गुस्सा, दर्द, ये सब फील करता है। अगले दिन सो जाता है, अगले दिन वापस उठता है। उसका यही चलता रहता है रूटीन। एक साइकिल में फंस गया है वो। क्या इससे कोई सुधार होगा कि वो अपनी वाइफ को भी बोले कि तुम भी वो दर्द फील करो जो मैं करता हूं? क्या कोई सुधार होगा? सब कुछ वैसा ही रहेगा। सब कुछ वैसा ही रहता है एंड में। पहला एक्ट, थर्ड एक्ट, दोनों एक्ट एक ही तरह से शुरू होते हैं। देखो, एंड में इस कहानी में कुछ नहीं बदला। एक्चुअली जिम्मी एक ही पैटर्न में फंसा हुआ है। दर्द, गुस्सा, कंप्लेंट डेली रिपीट करता है इसी रूटीन को। वो कंप्लेंट करता रहता है, लेकिन अपने गुस्से को कोई डायरेक्शन नहीं दे पाता।